Good afternoon, sir. Good afternoon. Please come in. Take your seat. Thank you, sir. आप प्रिंसी हैं? Yes, sir. प्रिंसी, आप हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. हिंदी में ही इंटरव्यू देना चाहेंगे? Yes, sir. और आपने ये तो नोटिस शायद किया ही होगा कि हम तमाम कोविड सावधानियों को बरतने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि आपके और हमारे बीच में पर्याप्त दूरी रखी गई है। आपकी कुर्सी काफ़ी दूरी पर है। इससे जो अन्य लोग हैं वे भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित महसूस करेंगे। और एक इसका लाभ ये भी हो सकता है कि अगर आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, क्योंकि आप पर्याप्त दूरी पर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सुरक्षित महसूस कर रही होंगी। और दूसरा, इसके कारण चश्मे पर एक तरह की फॉगिंग होती है जो असहज बनाती है। तो यदि आप ज़्यादा सहज महसूस करेंगी तो हटा दीजिए, ताकि आप सुरक्षित और सहज तरीके से संवाद कर पाएंगी। जी, कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रिंसी हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिना अपने नाम को दोहराए हुए अपनी जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का कोई भी उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से हूँ। मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीए में। मेरे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। 2018 में मैंने अपना एमए कंप्लीट किया एजुकेशन विषय से। 2019 की यूपी पीसीएस में मैं डिप्टी जेलर के पद पे सर सेलेक्ट हूँ और मेरी हॉबी जो है सर वो डांसिंग है। अरे वाह! आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है? यस सर। किस विषय के साथ ये परीक्षा दी है आपने? सर, एजुकेशन विषय के साथ। नहीं, यह परीक्षा तो यहाँ तो शिक्षा एक विषय नहीं है ना, यह है आपके सॉरी सर, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन है, आयोग का जो परीक्षा है, वो आपने किस विषय के साथ दी है? सर इतिहास से किया मैंने। अच्छा, इतिहास से दी। जी सर। ओके, और फिलहाल आप डिप्टी जेलर हैं या अभी इंतजार कर रही हैं? सर अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है। यस सर। तो प्रिंसी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो नृत्य करती हैं, आपने अपनी माताजी पिताजी से कभी शिकायत नहीं की कि आपका ये नाम क्या रखा गया है? सर नहीं की, क्योंकि सर बहुत यूनिक लगा मुझे तो। सर भले ही इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर मुझे अच्छा लगा कि सबसे अलग है। सबसे अलग। यस। गुड। लेकिन इसमें जो कामनाएं हैं वो तो बड़ी प्रिंस से बना हुआ नाम है। काफ़ी सामंती किस्म की इच्छाएं और कामनाएं व्यक्त होती हैं। माता पिता की तरफ से तो समझ में आता है, लेकिन अब आप अधिकारी हो जाएंगी तब तो ये नाम विचित्र लगेगा, नहीं? सर मुझे नहीं लगता कि सर अब इस तरह की भावनाओं की यहाँ स्वतंत्र भारत में सर कोई भी अस्तित्व है। सर जहाँ तक बात है सामंती लगने की, तो सर जैसे हर लड़की सर अपने घर के अपने मम्मी पापा के लिए तो प्रिंसेस होती है। तो सर मैं वैसे ही फील करती हूँ अपने घर में। चलिए, कोई बात नहीं। प्रिंसी, आपने बताया कि आपने इतिहास विषय लिया है। मुझे ये बताइए कि अगर हम भारत के इतिहास को दोबारा से लिखना चाहें, पुनर्लेखन की बात हो ही रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया था वो उसमें एक तरफ का विचारधारात्मक झुकाव था, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रवादी दृष्टि से इतिहास लिखने की बात हो रही है। यदि हम बजाय राष्ट्रवादी के नारीवादी दृष्टि से इतिहास लिखें तो वे कौन सी घटनाएं होंगी जो अब तक के इतिहास में कम महत्व की मानी जाती हैं, लेकिन एक नारीवादी इतिहास में अधिक महत्व की हो जाएंगी? यस सर। सर यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो मुझे लगता है कि सर घोषा, अपाला, विश्वारा, सर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सर बहुत ही इंटेलिजेंट रही हैं। इनके बारे में मुझे लगता है कि और भी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सर बहुत सी नारियाँ रही हैं, लेकिन चूँकि वो सामंतवाद का समय था तो वहाँ पे महिलाओं को इतना मतलब इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। आधुनिक भारत की बात करें तो सर जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, उसमें सर जन सामान्य महिलाओं की काफ़ी भागीदारी रही। लेकिन चूँकि हमारे इतिहास का सर दृष्टिकोण ऐसा रहा कि वो कहीं ना कहीं सब पुरुषवादी था और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर एक बार से पुनर्इतिहास लेखन की बात हो भी रही है तो मुझे लगता है कि ये ऐसी घटनाएं जिन पे और अधिक शोध करना चाहिए और कई दृष्टिकोण से सर इसमें और भी बातें जोड़नी चाहिए। चलिए, इतिहास से थोड़ा सा वर्तमान की तरह अगर चलें और दृष्टि वही रखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है
विधान परिषद समझ रहे हैं, उसमें महिला सदस्य कितनी है या कुछ का नाम बता दीजिए। सॉरी सर। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में फिलहाल महिला सदस्य कितनी हैं और कौन कौन है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में महिला जिलाधिकारी का नाम बताइए। नो सर कभी ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। कभी ध्यान नहीं दिया, संयोग नहीं है, संख्या है भी कम और जाहिर है कि हम लोगों की स्मृति में भी कम आती है। यस सर। क्या किया जाए कि जो जिसे हम ग्लास सीलिंग कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मामले में ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है, जानती हैं क्या होता है ग्लास सीलिंग? आपने कभी ग्लास सीलिंग नहीं सुना? नहीं सर। चलिए, ग्लास सीलिंग इफेक्ट का सामान्य मतलब ये होता है कि महिलाओं की भागीदारी तो भले ही हो जाए, वो एक सीमा से ऊपर नहीं पहुंचने दी जाती है। ठीक है ना, महिलाओं को अक्सर ये फेस होता है कि जैसे कॉरपोरेट में सीईओ नहीं बन पाएंगी, एग्जीक्यूटिव रह जाएंगी, ऐसे ही देश में मंत्री नहीं बन पाएंगी, बहुत हुआ तो सांसद बन जाएंगी। कैसे दूर किया जाए इस ग्लास सीलिंग इफेक्ट को? सर इसका उत्तर मैं अपने एक अनुभव से देना चाहती हूँ सर, क्या मैं दे सकती हूँ? बताइए। सर जैसे जब मैं इंटर में थी तो हम लोग के स्कूल में सर एक करप्शन पे स्पीच लिखने को कहा गया था। फिर हमें सर एक काफ़ी बड़े स्कूल में भेजा गया, वहाँ पे रेडी करके हम लोग गए। वहाँ पे सर जो मुख्य अतिथि थी वो एक जिलाधिकारी, महिला जिलाधिकारी थी, डॉक्टर रोशन जैकब हमारे ज़िले की। सर जब मैंने उनको देखा सर, तभी से प्रशासन में आने के विषय में मैंने गंभीरता से सोचना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में हैं सर, उनको ऐसे मंच देने चाहिए ताकि जैसे स्कूल हो गए सर, वहाँ पे ऐसे महिलाओं को आमंत्रित करना चाहिए ताकि हम जैसे लोग देखें, बच्चे मतलब हम जैसी बच्चियाँ देखें और सर यानी कि पुरुष तो वास्तविक काम करते रहें और महिलाएं जो हैं ये सेरिमोनियल काम करती रहें। जिलाधिकारी बजाय जिला चलाने के वो सब जगह जाके अपनी शक्ल दिखाए, देखिए मैं महिला जिलाधिकारी बन गई इसलिए आप लोग बनिए। आप समझ पा रही हैं आप क्या कह रही हैं? आप दरअसल उसी को परपिचुएट कर रही हैं जो पेट्रियार्की चाहती है। नहीं सर, आप उनसे सांकेतिक कार्य करने को कह रही हैं वास्तविक कार्यों के स्थान पर। नहीं सर, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप जिलाधिकारी बन जाएंगी या उप जिलाधिकारी बन जाएंगी तो बजाय अपना सब डिवीज़न चलाने के आपको अपना ये काम लगेगा कि स्कूलों में जाकर दिखाएं कि देखिए मैं महिला हूँ, मैं एसडीएम बन गई, आपको भी बनना चाहिए, जबकि आपको काम करना चाहिए। ये सेरिमोनियल काम तो परिवारों में महिलाओं को दिए जाते हैं, विवाह में जाइए अपने आप को दिखाइए और बताइए कि हम बहू हैं। सर मेरे हिसाब से सर ये सेरिमोनियल काम नहीं होगा सर, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। मेन चीज़ है इसके पीछे की सर प्रोत्साहन की कमी है। जैसे सर मैं ही बताती हूँ, मैंने इंटर तक सरकारी स्कूल में रही सर, हम लोगों ने सर इतना ज़्यादा देखा ही नहीं। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये प्रोत्साहन की कमी से नहीं हो रहा, संरचनात्मक तरीके से स्ट्रक्चरली महिलाओं को रोका जाता है, इसलिए हो रहा है। ओके सर। ठीक है, चलिए सर आप। प्रिंसी, आपका चयन डिप्टी जेलर पद पर हो चुका है। मुझे ये बताइए भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है और उत्तर प्रदेश की भी? सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ सर, यरवदा जेल। यरवदा जेल सबसे बड़ी है, श्योर है? सर श्योर नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की? सर इसमें भी अनुमान लगा सकते क्या? सर प्रयागराज नैनी जेल काफ़ी बड़ी है। कितनी कैपेसिटी है, कितने प्रिजनर्स अंडर ट्रायल? सर नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स के माने तो 67% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल। नहीं, कितनी कैपेसिटी है इसमें? सॉरी सर, नहीं, कोई आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए अभी हाल ही में समाचार आया कि वाराणसी और कानपुर, आप कहाँ से हैं? सर कानपुर से ही है ना, तो आपके यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम होगा, ठीक है। पहली बात तो ये बताइए कि शहरों में ही क्यों ये कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाता है? यस सर। कानपुर नगर में है कि कानपुर देहात में है? सर कानपुर नगर में। क्यों? सर चूँकि जो शहर होते हैं वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं सर, इसलिए वो ज़्यादा सुभेद्य होते हैं अपराधों के लिए, और भी सर कई सारे रीजंस हैं। तो इसी वजह से सर जो शहर है। क्या मूल अंतर है इस सिस्टम में और पूर्व के जो नॉर्मल सिस्टम है? हाँ सर, जो पूर्व के नॉर्मल सिस्टम था सर उसमें डीएम होते थे जो कि सामान्य प्रशासन के अधिक मतलब प्रभारी होते थे, और पुलिस प्रशासन पे सर जो है पुलिस अधीक्षक होते थे, जबकि इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर पूरी भी नहीं कहेंगे सर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो महत्वपूर्ण है सर उनको पुलिस अधिकारियों को दे दी जाए। डीएम का पद कम महत्वपूर्ण हो जाएगा? सर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी? कौन सा उत्तरदायित्व अब पुलिस कमिश्नर का होगा जो पहले जिलाधिकारी का रहा? सर माफ़ कीजिएगा इसके बारे में। अच्छा कोई बात नहीं। आपका वैकल्पिक विषय क्या था? इतिहास था। 16 महाजनपद तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें से अंग कहाँ था?
सर बिहार में। बिहार में। जी। मगध भी कहाँ था? बिहार। तो मगध से किधर चलेंगे तो अंग आएगा? सर पूर्व की तरफ चलेंगे तो बिहार, मतलब मगध से पूर्व की तरफ। और बंग कहाँ है? सर वो अंग से बिहार सर अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि अगर हम इन 16 महाजनपदों पर ध्यान दें तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो अब भारत में नहीं दिखते, भारत में नहीं है? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, गांधार, कंबोज। यस सर। हाँ यस सर। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के इस समय के विधानसभा के स्पीकर का क्या नाम? सर हृदय नारायण दीक्षित। कहाँ से हैं ये? सर नहीं पता। आपके आसपास से ही कहीं से हैं? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा है कोई? नहीं गेस कर पा रही हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 पॉइंट्स बता दीजिए, क्योंकि आपने बीएड किया है, एमए किया है, एजुकेशन में तो एमएड किया है। सर इसमें जो पहला स्ट्रक्चर था 10+2+3 का, सर उसको चेंज करके 5+3+3+4 किया जा रहा है। बस इसी को समझा दीजिए। सर 5 जो स्ट्रक्चर है सर वो 5 साल की जो एजुकेशन है उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को दिया गया है सर। फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास इसमें बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना होगा सर। उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज आती है जो कि फर्दर 3 साल की होगी। उसके बाद में सर सेकेंडरी स्टेज आती है जो कि 3 साल की होगी। यहाँ कहाँ पे एग्जाम देना है फाइनली? सर ये 5 साल के बाद में सर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे बच्चों के। कौन सी क्लास में एग्जाम होंगे? सर 3rd से शुरू हो जाएंगे और ये पूरा सर इंटर तक रहेगा। अच्छा ठीक है सर। पॉलिटिकल साइंस आपका विषय रहा है ग्रेजुएशन में। अच्छा, उदारवाद और नव उदारवाद में क्या अंतर है? सर उदारवादी सर एक ऐसी विचारधारा है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफ़ी महत्व देती है। और सर नव उदारवादी के बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगी अच्छे से। चलिए, मार्क्सवाद और माओवाद में क्या अंतर है? यस सर। सर मार्क्सवादी जो विचारधारा है सर उसमें सर्वहारा जो है वो सिर्फ औद्योगिक श्रमिक हैं और ये मानते हैं कि जो औद्योगिक राष्ट्र होंगे वहीं पे मार्क्सवादी क्रांति होगी और शहरों पे ज़्यादा केंद्रित है सर। जबकि माओवाद सर जैसे कि चाइना में माओवाद था तो उन्होंने पूरी रणनीति को किसानों पर केंद्रित किया था। मतलब उनके अकॉर्डिंग सर्वहारा वर्ग किसान हैं और ये माओवाद शहरों से ज़्यादा गाँव में सर गाँव को केंद्रित करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि चाइना में किसानों के लिए क्रांति की जा रही है जबकि विश्व में अलग चीज़ें चल रही हैं और औद्योगिक क्रांति मतलब मजदूरों की बात की जा रही है? सर चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो रशिया में तो जब क्रांति हुई तो सर वहाँ पे ऑलरेडी औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। जबकि एशिया में उस समय तक सर किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और चाइना सर उस समय तक औपनिवेशिक शोषण का शिकार था। वो सर बहुत शोषण का शिकार हो चुका था तो वहाँ पे सर औद्योगिक श्रमिक वर्ग उत्पन्न ही नहीं हुआ, किसान ही थे। तो सर माओ ने अपनी पूरी रणनीति किसानों पर ही केंद्रित करी। अच्छा, भारत में अगर किसी आंदोलन की बात की जाए तो किसका प्रभाव आप समझती हैं कि भारतीय परिस्थितियों को देखकर पड़ेगा? मार्क्स के मतलब औद्योगिक श्रमिकों के संदर्भ में या किसान के संदर्भ में? सर मुझे लगता है किसानों के संदर्भ में। कोई आंदोलन ऐसा चल रहा है? हाँ सर, 3 कृषि कानूनों के सर विरोध में चल रहा है। और कहीं कुछ भारत के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट जो माओवाद से प्रभावित दिखाई दे रहा हो? सर जहाँ तक सर बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे सर जो अति पिछड़े ज़िले हैं सर वहाँ पे कुछ नक्सली गतिविधियाँ तो उनके तार माओवाद से ही जोड़ी। नक्सल नाम का क्या अर्थ है? सर नक्सल पश्चिम बंगाल का एक सर जगह थी नक्सलबाड़ी, तो वहाँ से सर जो मूवमेंट शुरू हुआ तो सर वहाँ से नक्सलबाड़ी नाम पड़ नक्सलवाद नाम पड़ गया। यस, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ये बताइए कि जो हमारा 15वां वित्त आयोग है इसके चेयरमैन कौन थे? सर श्री NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग की खास बात क्या थी? मतलब क्यों एक चर्चा उसको लेकर जो महत्वपूर्ण हुई, विशेषता उसके कार्यकाल को लेकर तो क्यों हुई? सर अध्यक्ष सर 15वें वित्त आयोग में सर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में सर एक बात कार्यकाल को लेकर, जैसे वित्त आयोग का कार्यकाल सामान्य तौर से कितना हमारे 5 साल होता है। 5 साल होता है या 5 साल पे वित्त आयोग गठित किया? सॉरी सर 5 साल पे वित्त आयोग गठित किया। हाँ, कार्यकाल कितना होता है? सॉरी सर कंफ्यूज हो रहे हैं सर। अच्छा, इस वित्त आयोग में कार्यकाल को लेकर क्या बात हुई? सर कार्यकाल को लेकर सर क्या डिस्प्यूट हुआ सर उसका तो नहीं है।
अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल की पहले रिपोर्ट दी, फिर 5 साल उसके आगे वर्क की, कुल 6 साल बाद अब वित्त आयोग गठित होने की नौबत आई। एनीवे, 15वें वित्त आयोग या वित्त आयोग जो अपना बेसिक काम करता है, वो काम क्या है, उसका फंक्शंस क्या है? यस सर, इनके काम है सर, जो केंद्र टैक्स वसूल करती है, मतलब जो विभाज्य पूल होता है उसमें राज्य और केंद्र का कितना हिस्सा होगा उसका फॉर्मूला डिसाइड करती। फिर केंद्र की तरफ से राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं उसका फॉर्मूला डिसाइड करती। फिर सर कुछ सिफारिशें करती हैं जो राज्य वित्त आयोग के से कहने पर कुछ सिफारिशें देती हैं जिससे कि राज्यों की संचित निधि मजबूत हो। और सर चौथा कि राष्ट्रपति उन्हें जो भी कार्य सोचे जिससे कि देश की। ठीक है, मतलब आप याद करके आई हैं कि 4 पॉइंट ये होते हैं। चलिए, अच्छा, वर्टिकल डेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या है? सर वर्टिकल मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विभाजन होना है, और सर हॉरिजॉन्टल का मतलब राज्यों के बीच में। अच्छा, राज्य क्यों वित्तीय अधिकारिता की मांग कर रहे हैं? क्या मतलब उनको क्या समस्या है? इस तरह का विभाजन तो हो ही रहा है, पैसे मिल भी रहे हैं, तो समस्या क्या है उनको कि वित्त के संदर्भ में उनको लगता है अधिकारिता बड़ी कम है? ये तो जानती होंगे आपके संघीय ढांचे में एक समस्या ये भी है। तो ऐसे क्या समस्या वित्तीय संदर्भ में उनको दिखाई दे रही है कि वो विरोध करते हैं और वित्तीय शक्तियों की मांग करते हैं? सर इसका रीज़न ये है कि सर जो सामाजिक योजना या सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य करने होते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सर इन सब चीज़ों पे सर राज्यों को ज़्यादा सर काम करना होता है। तो सर वो चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा वित्तीय अधिकारिता हो ताकि वो अपने अकॉर्डिंग सर अपने राज्य के लिए काम कर सकें। ठीक है, चलिए एक अंतिम आपसे प्रश्न है। एशिया पैसिफिक एक कंसेप्ट था और अब हम नाम ले रहे हैं इंडो पैसिफिक। क्या अंतर क्रिएट हो गया? तो एशिया पैसिफिक ख़त्म हो गया, इंडो पैसिफिक प्रोपोगेट हो गया। क्या है इंडो पैसिफिक? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर, एशिया पैसिफिक नीति में शायद भारत को सर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, लेकिन अभी जो कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने सुदृढ़ होते जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी इस कमांड का नाम या इस अपनी नीति का नाम बदल के इंडो पैसिफिक कर। मतलब भारत को संदर्भ है, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। नाउ द आप जो कंसंट्रेशन है वो ओशियन पे आ गया है, ठीक है ना? पहले एशिया जो था वो क्या था, महाद्वीप की बात हो रही थी। अब लैंड इम्पोर्टेंट नहीं है, समुद्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है जी। क्यों? सर इसका रीज़न ये है सर, पहला तो अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो समुद्रों के ज़रिए ही होता है। फिर सर दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो उनकी जो आक्रामकता बढ़ती जा रही है वो ठीक है, बहुत अच्छा, समुद्र पे ज़्यादा है। बिल्कुल। प्रिंसी, ये बताइए कि आपने लिखा है कि आपको रुचियों में आपकी नृत्य करना है। यस सर। आप तो बता पाएंगी उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सर कथक है। और कथक में कौन सा घराना सबसे महत्वपूर्ण है? सर लखनऊ घराना। सर मैं अनुमान लगा रही हूँ पर मुझे बहुत सर एक्चुअली मैं सर डांस यूट्यूब से देख के सीखती हूँ, मुझे बॉलीवुड स्टाइल पसंद है। शास्त्रीय नृत्य सर मुझे चलिए लोक नृत्य बताइए फिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? यस सर। सर एक दादरा नृत्य है सर वो अर्धशास्त्रीय है शायद, सर मैं अनुमान से बोल रही हूँ इस नृत्य के बारे में। और सर एक नटुआ नृत्य है पूर्वांचल का। सर कर्मा नृत्य, सर बस इतने, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे पता है। गायन की तरफ चलें तो अक्सर ठुमरी की बात होती है। जी सर। और ठुमरी बहुत उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तौर पर इसका उल्लेख, क्या विशेषता है ठुमरी की? हाँ सॉरी सर, नहीं पता मुझे इस बारे में। नहीं जानकारी है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, आपने तो शिक्षा शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है, मैं ध्यान से सुन रहा था। आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल शिक्षा शास्त्र में कौन से इलाके में, कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल फिलॉसफी में, कहाँ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल? सर किसी भी विषय में, मतलब किसी भी। मास्टर्स किया आपने? सर मास्टर्स किया है, लेकिन सर थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे इतिहास लेना था, लेकिन सर मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से लेट हो गई, सब्जेक्ट मिला नहीं, तो सर मैंने एजुकेशन ले लिया। तो आपने उससे बिना पढ़े पास किया? सर हाँ, नहीं मतलब बिना पढ़े नहीं पास किया सर, इजी नोट्स आती थी सर, उससे पढ़ के दिया है तो सर। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि आप एक गंभीर अध्येता होने की बजाय इजी नोट्स के भरोसे ही यहाँ पर भी हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इतिहास की 4 किताबें बताइए जो गंभीर पाठ्य पुस्तक थी, नोट्स नहीं थे और आपने पढ़ी। सर मैंने झायन माली पढ़ी है। किताब का टाइटल बताइए।
सर उसको कम अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैंने मणि सर की सारी नोट्स पढ़ी है सर अच्छे से। नोट्स, मैंने कहा नोट्स और गाइड्स नहीं बतानी, इतिहास की गंभीर पुस्तक बताइए जो आपने पढ़ी। सर स्टार्टिंग फेज में मैंने एस.के. पांडे पढ़ी थी, प्राचीन भारत, सर यही टाइटल है। गाइड है कि नोट बुक है? और सर बुक है। उसके बाद में सर मैंने झायन माली पढ़ी थी, बट उसको सर 2 ही बार पढ़ी, और फ्रंट में सर प्राचीन भारत ही लिखा हुआ था। झा श्रीमाली है फर्स्ट थिंग एंड एस.के. पांडे इज अ गाइड, ओके, इट इज नॉट अ बुक। ठीक है प्रिंसी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। जी प्रिंसी, बताइए आपके हिसाब से आप कितनी संतुष्ट हैं अपनी परफॉर्मेंस से इस इंटरव्यू में? सर थोड़े से। थोड़े से, कहाँ गड़बड़ हो रही है? सर जैसे स्टार्ट में आपने महिलाओं वाला क्वेश्चन पूछा था सर, वो सर सही से समझ नहीं पाए थे। फिर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन सर, और सर लास्ट में सर जो हिस्ट्री वाले पे। आपको जब आपका सिलेक्शन हुआ तब आपको इंटरव्यू में कितने अंक मिले थे? सर अभी मार्कशीट। अच्छा, अभी तो डिटेल्स आए नहीं होंगे, ठीक बात है। देखिए प्रिंसी, आप पहले से नौकरी में हैं और इस बात के लाभ हैं, इस बात की हानियाँ भी हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रहता है। इन जनरल आप अच्छी कैंडिडेट हैं। आपके साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप एक एनर्जेटिक यंग कैंडिडेट की तरह दिखाई देती हैं। आप यही चश्मा पहनती हैं या आपके पास चश्मे में विकल्प भी है? सर यही चश्मा है। इस पर मतलब मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बदलना ही है, लेकिन सुझाव सिर्फ इतना है कि एक बार इसको बदलने पर विचार कीजिए। तो कौन सा चश्मा ठीक रहेगा पर सोचिए। ये आपके बारे में एक गंभीर अधिकारी वाली छवि नहीं दे रहा है, ये अंडरग्रेड स्टूडेंट जैसी छवि दे रहा है, जो कि अब चयन के बाद तो खास तौर से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो आप इस पर विचार कीजिए, और नहीं तो आसान तरीका है, किसी चश्मे की दुकान में घुस जाइए, प्लेन फ्रेम वाले चश्मे लगा के देखिए कैसी दिख रही हैं आप। अगर आपको लगे कि ठीक लग रही हैं तो वो 2-4 घंटे में बना के दे देगा, ठीक है ना। उस पर विचार करके देख सकती हैं। आप सिटिंग पोस्चर में थोड़ा सा सुझाव है, अदरवाइज आपका वॉइस लेवल जनरली ठीक है। एनर्जी लेवल जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा है। हैंड मूवमेंट, आई कांटेक्ट को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं है। चश्मे की वजह से थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि उतनी गंभीर छवि नहीं बनती है, अदरवाइज ठीक है। हाँ, नेक मूवमेंट डेफिनेटली ज़्यादा है, वो शायद आपको पहले से पता है, ठीक है ना। नेक आप गर्दन बहुत तेज़ी से और लगातार हिलाती हैं, तो कई बार इसके साथ भी ये दिक्कत होती है कि बहुत तेज़ गर्दन हिलाने वाले वक्ताओं को कम गंभीरता से लिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति को चूँकि अपने कहे पर कि वजन पर यकीन नहीं है, इस वजह से वह उसके साथ में बॉडी मूवमेंट से उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं लगातार गर्दन हिला के बोलूँगा तो आप शायद मुझे थोड़ा कम गंभीरता से लेंगे। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी थोड़ा बीच में हो रहा है, अदरवाइज ऐसी कोई परेशानी नहीं। आपके साथ जैसा मैंने कहा पॉजिटिव ये है कि यू आर बबलिंग विद एनर्जी, आपके साथ खूब उत्साह और एनर्जी दिखाई देती है। इससे आपका इंटरव्यू लाइवली रहता है, जो कि एक सकारात्मक बात है। लेकिन आप मानेंगे कि विषय वस्तु के स्तर पर कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा, खासतौर से जब आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर बात कर रही होती हैं, पेट्रियार्की पर जब बात हो रही थी शुरू में, और बाद में जब आप स्वयं ही ये घोषणाएं करना शुरू करती हैं कि आप गंभीर नहीं रहती हैं, आप तो गाइडें पढ़ के पास हो जाती हैं, ये सब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैं शिक्षा शास्त्र में 4 सवाल अगर पूछ भी लूँगा और आपको चारों नहीं भी आते होंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपकी इस बात से नुकसान हो जाएगा कि आपने मास्टर्स बिना पढ़े किए और ये आप खुद घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए कि आपको अपने बारे में ये वाली बातें बोलनी है कि नहीं। मेरी राय रहेगी कतई नहीं सर, नहीं बोलनी थी, पर सर वो सच्चाई निकल गई सर। तो ये और भी इसका मतलब है कि नॉर्मल बातचीत में आप सतर्कता के साथ उन चीज़ों को पालन नहीं कर रही हैं जो आपने पहले से सोची हुई है कि नहीं बोलने वाली है, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ऐसा ही जब आप इतिहास की पुस्तकों के बारे में, जब आपसे बात ही हो रही है कि इतिहास की पुस्तकें, तो फिर आप खुद क्यों बोल रही हैं कि मैं नोट्स पढ़ के आई, ठीक है ना। थोड़ा सा सतर्क रहना है, और इस सतर्क रहने में हो सकता है कि ऐसा लगे कि थोड़ी देर के लिए आपकी वो चंचलता थोड़ी पर आपको अंकुश लगाना पड़ रहा है, लेकिन 10 मिनट मत रहिए चंचल, क्या परेशानी है। 10-15 मिनट में तो इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप पहले से नौकरी में हैं, उसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। चूँकि आपका पद आपको डिप्टी जेलर वाला मिला है, तो कम से कम जेल प्रशासन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, उसे देख लीजिए।
जितना समय है उसका अच्छे से उपयोग कीजिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।